हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये 1 जून से टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ INC, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ आपको कुछ नाम दिए हुए हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं INC के, और इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। 1, महात्मा गांधी। 2, जवाहरलाल नेहरू। 3, वल्लभ भाई पटेल। 4, सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1, 4, 2, 3। तो जो महात्मा गांधी हैं वो INC के प्रेसिडेंट बने थे। बेलगांव सेशन जो हुआ था 1924 में, और ये इकलौता ऐसा सेशन था जो महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया था। मतलब जितने भी INC के सेशन जितने भी हुए हैं उसमें सिर्फ दिस इज़ द ओनली सेशन विच इज़ प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी। एंड फिर सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर सेशन को प्रेसाइड किया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर सेशन, और वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी, 1, 4, 2, 3। महात्मा गांधी, देन सरोजनी नायडू, देन जवाहरलाल नेहरू एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। Question number 2, who said the Congress movement was neither inspired by people nor devised or planned by them? तो किसने कहा था कि जो कांग्रेस का सेशन है वो तो ना तो इंस्पायर्ड बाय पीपल है और ना ही उनके द्वारा डिवाइस और प्लान किया गया है। तो इसका आंसर है आंसर बी, सर सैयद अहमद खान। तो क्या हुआ था, जो सर सैयद अहमद खान है उसने 1888 में एक यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन जो है वो फाउंड की थी। और बेसिकली इस जो एसोसिएशन है उसका मोटिव ही ये था कि जो INC है उसके कामों को अपोज करना और लोगों को जो है INC से दूर रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो पी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 3, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per the resolution of INC at Amritsar session 1990? तो किसने जो है गांधी जी के साथ मिलके जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऑथर किया था? 1, BG तिलक। 2, NC केलकर। 3, CR दास। 4, IB सेन। तो इसका आंसर है आंसर ए, 2 एंड 4। तो NC केलकर और IB सेन ने जो महात्मा गांधी हैं उनके साथ मिलके जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है कांग्रेस का उसको ऑथर किया था। बेसिकली जो है वो गांधी जी जो है वो ये चाहते थे कि तिलक और CR दास उनकी हेल्प करें, लेकिन CR दास और तिलक ऑलरेडी बहुत सारे काम से ओवरलोडेड थे। तो उनके जो जूनियर हैं जो NC केलकर और IB सेन, उन्होंने मिलकर गांधी जी के साथ जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस है उसको ऑथर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए, 2 एंड 4, NC केलकर एंड IB सेन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम? तो कौन से सेशन में जो INC में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो सोशलिज्म है इज द की टू इंडियाज प्रॉब्लम, इज द सॉल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम? तो इसका आंसर है आंसर बी, लखनऊ सेशन। तो लखनऊ सेशन जो 1936 में हुआ था उसमें जो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो सोशलिज्म एज द की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। और ये जो लखनऊ सेशन है 1936 में हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रेसाइड किया था, और बेसिकली ये INC का 50th सेशन था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि INC का जो 50th सेशन था वो कब हुआ था? 1936 में। इसको किसने प्रेसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और इसमें जो क्या बात की गई थी कि जो सोशलिज्म है द की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5, the Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist to its peaceful demise. The declaration is made by। तो ये डिक्लेरेशन किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है आंसर बी, लॉर्ड कर्जन।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो इंडिपेंडेंस के समय में जो आईएनसी है उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका आंसर है आंसर सी, जेबी कृपलानी। तो जो जेबी कृपलानी है वो इंडिपेंडेंस के टाइम आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, और बेसिकली जो जेबी कृपलानी है वो 1946 से 1947 तक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट रहे थे। और जो 1946 का जो सेशन हुआ था जिसमें जेबी कृपलानी ने प्रिसाइड किया था वो मेरठ में हुआ था। तो मेरठ सेशन हुआ था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ओकेजन वॉज जन गण मन फर्स्ट संग। तो कौन सी ओकेजन पे जो है जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो इसका आंसर है आंसर सी, 1911 सेशन ऑफ आईएनसी। तो 1911 जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें जनगण मन गाया गया था। बेसिकली ये जो सेशन है वो कोलकाता में हुआ था और ये 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। और जो जनगण मन जो एज अ नेशनल एंथम जो अडॉप्ट हुआ था वो 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी, 1911 सेशन ऑफ आईएनसी। Question number 8, the first matrimonial alliance with the Rajput was established by Akbar with the house of। तो पहला जो मैट्रिमोनियल अलायंस है राजपूत के साथ वो अकबर ने इस्टेब्लिश किया था। इसका आंसर है आंसर बी, कछवाहा। तो कछवाहा के साथ जो अकबर है उसने फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली क्या हुआ था कि जो अकबर है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है उधर जब जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में स्टेट ऑफ अंबर पड़ा। तो स्टेट ऑफ अंबर को जो कैप्चर करने के लिए वो गए तो राजा बारमल था उसने क्या करा, अपना जो सबमिशन ऑफ़र कर दिया अकबर को कि आप मेरे स्टेट को बचा लीजिए और मैं आपको अपना सबमिशन देता हूँ। तो फिर और उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी डॉटर थी हरिका बाई और जोधा, जिसको हम जोधा भी कहते हैं, उसको उसका जो मैट्रिमोनियल अलायंस जो है उसको ऐसा प्रपोज किया अकबर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एज असर्शन और रीजन, आपको इसमें सेलेक्ट सही आंसर चूज करना है। असर्शन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 cavalry man the mansabdar had to maintain 20 horses. Reason, horses has to be rested while on the march and replacement were necessary in times of war. तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कोड सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर का। तो क्या होता था कि अकबर के टाइम में जो एवरी 10 कैवलरी मैन के पास उसको जो 20 हॉर्सेज हैं उसको मेंटेन करने होते थे। और ये हॉर्सेज उसको इसलिए मेंटेन करने होते थे कि जो जब कोई सेना चलती थी तो उसको बहुत ज़्यादा मार्च करना होता था, तो उसकी वजह से जो हॉर्सेज हैं वो जब ज़्यादा हॉर्सेज मेंटेन करेगा तो वो हॉर्सेज आराम से रेस्ट कर लेंगे और जब भी नेसेसरी टाइम आएगा वॉर के टाइम तो उनको एज रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेरशाह एंड अकबर इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो कौन जो है वो कनेक्टिंग लिंक है शेरशाह और अकबर के बीच में इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। तो इसका आंसर है आंसर बी, टोडरमल। तो क्या है कि एने दाशाला जो है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था और इसको जो है टोडरमल और ख्वाजा जो मंसूर थे वो उसके मेन प्रोपाउंडर्स थे। और जो है जो एने दशाला है इसीलिए एने दशाला को जो है टोडरमल सेटलमेंट भी कहा जाता है। दशाला का मतलब ये होता है कि जैसे जो कोई भी 1/3 ऑफ द एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस जैसे निकालेंगे वो
पिछले 10 साल का जो भी प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा होगा उसका एवरेज प्राइस निकालते हैं। और एन दशाला में क्या किया जाता है कि जो 1/3 उस पुराने 10 साल का जो एवरेज प्राइस होता है उसको एज अ लैंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो मतलब 1/3 ऑफ द एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग लास्ट ईयर इज फिक्स्ड एज द लैंड रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। तो ये दशाला का मतलब होता है। तो आपको जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द दशाला, तो इसमें 1/3 दिया जा सकता है, 2/5 और ऐसे ऑप्शन दिया जा सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, 1/3 ऑफ द एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग लास्ट 10 ईयर उसको एज अ लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 11, विच हिस्टोरियन सेड दीन इलाही इज अ रिलीजन। तो किस हिस्टोरियन ने ये कहा है कि दीन इलाही जो है वो एक रिलीजन था। तो इसका आंसर है आंसर डी, मोहसिन फ़ानी। तो मोहसिन फ़ानी ने ये कहा कि दीन ए इलाही जो है वो एक धर्म था। बेसिकली जो अकबर है उसने जो दीन ए इलाही को जो कंसीडर किया वो कभी भी एज अ रिलीजन कंसीडर नहीं किया था। उसने जो दीन ए इलाही को हमेशा एक आइडियोलॉजी माना, और उस आइडियोलॉजी में ये था कि जितने भी सारे धर्म हैं उनके बेस्ट एलिमेंट दीन ए इलाही में कंसीडर होंगे। लेकिन क्या हुआ, जो जहांगीर का कंटेम्प्रेरी था मोहसिन फ़ानी, उसने अपनी जो एक किताब है दबिस्तान ए महज़िम में जो है उसने ये कोट किया, ये स्टेट किया कि जो दीन ए इलाही है वो रिलीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो डी हो गया, मोहसिन फ़ानी। क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज assertion and reason, select the answer using code given below. assertion, अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सीकरी में बनाया। रीज़न, अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। तो अकबर ने जो ये मॉन्यूमेंट है वो जहांगीर के बर्थ पे बनवाया। तो इसका आंसर है आंसर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो असर्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सीकरी में कंस्ट्रक्ट किया था। रीज़न बिल्कुल गलत है क्योंकि जो अकबर है उसने जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वो जहांगीर के जो बर्थ है उस पर नहीं बनवाया था। बेसिकली उसने जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था जब उसने गुजरात के ऊपर जब उसने जो जीत हासिल की थी, गुजरात में जो खंडेश है उसमें जो उसने जीत हासिल की थी उसकी वजह से उसने ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। मतलब इट्स विक्ट्री ओवर गुजरात की वजह से वो बुलंद दरवाज़ा बना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय अकबर आर्किटेक्टेड अलाइक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो कौन सा मॉन्यूमेंट जो अकबर ने बनाया था वो एज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, मतलब उसका आर्किटेक्चर एज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। तो इसका आंसर है आंसर ए, पंचमहल। तो पंचमहल के जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल एज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। तो बेसिकली जो पंचमहल है वो 5 स्टोरीड पवेलियन है और इसका जो मॉन्यूमेंट स्टाइल है वो उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल इंस्पायर्ड है जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ऑफ नालंदा है बिहार में, उससे इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ए, पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आपको एम्परर्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनके कुछ टूम्स गिवन है। तो आपको बताना है कि कौन सा ये मैच करता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 3, 4, 1, 2। तो जो बाबर है उसकी जो टूम्ब है मतलब समाधि वो काबुल के अंदर है, और अकबर की जो है वो सिकंदरा में, जहांगीर की लाहौर में, और शाहजहाँ की आगरा में। तो अगर आपको इनका पीरियड पूछना जाए कि इनकी कब कब डेथ हुई थी, तो वो बाबर की जो हुई थी वो 1530 में हुई थी, अकबर की 1605 एंड जहांगीर की 1527 और शाहजहाँ की 1558। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया सी,
3412. Question number 15. Following books are translated into Persian in medieval period. 1. Abdul Qadir Badawi, Ramayan. 2. Abul Fazl, Leelavati. 3. Faizi, Mahabharat. Choose the correct answer. तो ये कुछ बुक्स हैं जो मिडिवल पीरियड में जो पर्शियन में ट्रांसलेट हुई थी, तो इसमें आपको कौन सही पेयर चूज़ करना है कि किस किस ने ये बुक ट्रांसलेट करी थी। तो इसका आंसर है आंसर सी 1 एंड 3। तो पहला और तीसरा सही है, क्योंकि जो अब्दुल कादिर बदायूं है उसने रामायण को जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, और जो तीसरा है फैज़ी ने भी महाभारत को जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लीलावती है उसको फैज़ी ने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी 1 एंड 3, अब्दुल कादिर बदायूं रामायण एंड फैज़ी महाभारत। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।